हेलो एवरीवन, टीचिंग फ्री ओनली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपका 6 क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी फुल हो गई है, फुल फिनिश हो गई है समरी पूरी। तो अब आप जो है 8th क्लास की ये समरी है। 8th क्लास का तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स, और इसमें कुल 8 चैप्टर है आई थिंक। तो आपका बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, क्योंकि देखिए समरी जो है बहुत ही कम लोग यूट्यूब पे बताते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर ही कराते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, वो समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखिए थर्ड क्लास जो आपका थर्ड क्लास और 4th क्लास और 5th क्लास का जो चलता है वो ईवीएस चलता है, ठीक है, यानी कि आपका प्राइमरी लेवल का। लेकिन जो 6 और 7th और 8th जो चलती है वो सेकंड पेपर चलता है एसएसटी। तो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब पे मैं जानती हूँ बहुत लोग करा चुके हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़े लेवल पे कराया है उन्होंने, सीटेट के लेवल पे नहीं कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये एक तस्वीर है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव की, जो मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी है वो दीवान बन गई, और कैसे इसका विस्तार हुआ, चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए इस चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आना जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। आगे है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे। आगे चलते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। आगे है, यह काम कैसे हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, और माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। अब उनकी जो प्रताड़ना शुरू होती है, देखिए। आगे है, कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व, यानी कि जो कर होता है ना, वो वसूली ज़्यादा करे, है ना। कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। कौन सा कपड़ा? याद रखिएगा, सूती और रेशमी कपड़ा, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग थी यूरोप में। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। 1765 से पहले की बात है, जब ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, और खेती भी चौपट होती जा रही थी। ठीक है, ये एक बंगाल का चित्र है। मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट लगती थी, उसका एक चित्र है। किस तरह से, जैसे आज भी लगती है हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, तो उसी को हाट है जो उस टाइम लगती थी उन्हीं की। तो ग्रामीण इलाकों
आप पढ़ लेते हैं इसको। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों का बहुत बुरा असर पड़ता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिशा में बढ़ रही थी, ये हमने यहाँ पर ख़त्म किया था कि चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। आगे है 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। कितने? 1 करोड़ लोग मारे गए थे इस अकाल में। लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी उस टाइम पे। फिर भी देखो आज कितनी आबादी है हमारे देश की। अब है खेती में सुधार की ज़रूरत। खेती में सुधार की ज़रूरत क्या है? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन के निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। यह बात किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793, याद रखिएगा 1793 स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये सवाल आता है स्थायी बंदोबस्त की कब लागू हुआ था कि 1793। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। राजाओं और तालुकदारों को, याद रखिएगा, ये आपका पूछ लिया जाता है, मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। आगे है, अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहित मिलेगा। आगे है, उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्या। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। आगे है, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। वह अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसमें से कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बेच रह गए थे बचे हुए। अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। ये हमारे लिए पूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ जो गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई थी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। आगे है एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। तो आगे है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। तो प्रांतों के लिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण अब जो मैकेजी है उसको विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया।
गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। गांव का जो मुखिया होता है, इस व्यवस्था को महालमदारी बंदोबस्त कहा जाता है। याद रखिएगा, किस व्यवस्था को कहा जाता है? जो जमींदारी की जो जमींदार है उसको ना दे करके गांव के मुखिया को सौंप दी जाती है, उसे महालदारी बंदोबस्त का नाम दिया गया है। ठीक है, ये एक टॉमस मुनरो की तस्वीर है। आगे है मुनरो की व्यवस्था क्या थी कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत बार या रैयतवारी का नाम दिया गया था। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जों के लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर भी यही व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, उन्होंने सब पे ये लागू कर दिया था। आगे है रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों या रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। आगे है कि सब कुछ ठीक नहीं था। इसमें क्या है कि आगे इसमें है नई व्यवस्थाओं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगीं। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर लंबा है, थोड़ा काफ़ी लेंदी है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं और कल हम सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा धीरे धीरे करके चलेंगे तो ही हमारी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक करके जाना, और बताइए आपको सब्सक्राइब।